अरे वो एक्चुअली आज संडे है ना, संडे को अपन क्लास नहीं लेते हैं इस चक्कर में, हाँ जी। है ना। जी सर। तो जी सर। आजीविका में ही जुड़े हुए हैं ना सब। यस सर। चलो ठीक है, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग आजीविका में ही जाएगी ना इसकी। चलो, लास्ट टाइम हमने लगभग लगभग सारी चीजें पढ़ ली है किसकी, बैंकिंग क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के अंदर। अगला है मौद्रिक नीति। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि इसको भी थोड़ा क्या कर दीजिए, पढ़ा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकों के संदर्भ में, है ना। अब इतना कुछ पढ़े हैं, थोड़ा सा इसको भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो आरबीआई प्लस मौद्रिक नीति समिति लिखते हैं। अभी मैं इसको लिखवा दूंगा आपको, है ना। आरबीआई तथा मौद्रिक नीति समिति कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाती है, तो दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाती है। एक होता है मात्रात्मक उपकरण और एक क्या होता है, गुणात्मक उपकरण। एक होता है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा क्या होता है, गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण लिख लीजिए भाई इसको, है ना। चलो, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, MONERARY, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मौद्रिक नीति। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले जो मात्रात्मक उपकरण है उसके अंतर्गत आता है बैंक रेट, है ना। इसको भी इंग्लिश में लिख लीजिए भाई, मात्रात्मक उपकरण को क्या बोलते हैं, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव, किसी का माइक ऑन है भाई, बंद कीजिए। सर माइक ऑन है सर, बंद करवाइए। किसका ऑन है, बंद कीजिए। धालेश्वरी साहू का सर। किसका, धालेश्वरी साहू। यस सर। हाँ, बंद कर लीजिए भाई। धालेश्वरी साहू अपना माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, चलो लिखो इसको। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, है ना। चलो, मात्रात्मक उपकरण ही हमको इंपॉर्टेंट है, उसी को हमको पढ़ना है। मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत पहला आता है बैंक रेट, बैंक दर। दूसरा होता है रेपो दर। तीसरा होता है रिवर्स रेपो दर। मैं बोला भी था, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्या होता है, सांविधिक तरलता अनुपात, है ना। सांविधिक तरलता अनुपात या उसी को बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, है ना। सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, CRR, नहीं SLR। ठीक है, इसको तो वैसे ही बैंक रेट बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसको लिख लेना भाई, क्या बोलते हैं तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कभी कभी इंग्लिश का ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है नगद आरक्षण अनुपात, नगद आरक्षण अनुपात, शॉर्ट में बोलते हैं CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नगद आरक्षण अनुपात या CRR।
कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कई जगह इसको न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात भी कह देते हैं ना, उसका मतलब भी सेम ही है। चलिए लिख लीजिए इसको, उसके बाद अपन अगली चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक और अभी आता है ना, खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की क्रियाएं, उसको भी लिख लो, परीक्षा में ये बहुत आता है, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रिया। ठीक है, चलिए अगला लिखना, गुणात्मक उपकरण के अंतर आएगा नैतिक दबाव की स्थिति, नैतिक दबाव की स्थिति, नैतिक दबाव की स्थिति। धमकी हम दे देते हैं, जो आरबीआई है वो धमकी दे देगा और बोलेगा कि इसको कैसे भी करके क्या करना है, तुमको सही करना है, उसी को बोलते हैं नैतिक दबाव की स्थिति या फिर नैतिक दबाव की नीति। ठीक है, अगला आ जाएगा चयनात्मक साख नियंत्रण, दूसरा हो जाएगा चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, इसको नीति भी लिख लेना ना, पॉलिसी, चयनात्मक साख नियंत्रण। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट साख की राशनिंग, तोड़ के देगा तो। ठीक है, साख की राशनिंग, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। उसके बाद होता है सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता। ठीक है, साख की राशनिंग या सीमांत आवश्यकता। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को समझ लो, गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत ये होता है कि जो आरबीआई है, जिन बैंकों की स्थितियां अच्छी नहीं होती है ना, या वो मौद्रिक नीति को क्या करने के लिए, लागू करने के लिए उन बैंकों को क्या करते हैं, नैतिक रूप से उनको क्या करते हैं, एक प्रकार से आदेश देते हैं कि आप इस क्षेत्र में क्या कीजिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए, अदरवाइज हम आपके साथ ये कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत नैतिक दबाव के अंतर्गत उनके साथ ये भी किया जाता है कि भाई चलो ठीक है, तुम इस क्षेत्र में पिछड़े हो तो हम तुम्हारी क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं, तुम बाद में जब अच्छे स्थिति में आ जाओगे तो तुम हमको वो चीजें क्या कर देना, रिटर्न कर देना। अगला क्या होता है, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत क्या किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां पर ज्यादा पैसे की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब चयनात्मक साख नियंत्रण का मतलब उसमें यह देखा जाता है कि किस क्षेत्र में ज्यादा क्रेडिट की क्या है, ज्यादा पैसा डालने की क्या है आवश्यकता, फिर उन क्षेत्रों को क्या किया जाता है, मेनली फोकस किया जाता है। ठीक है, इंडिया में ये वाला सिस्टम लागू नहीं है। इंडिया में कौन सा सिस्टम लागू है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सिस्टम इंडिया में लागू है, ये वाला नहीं है। अगर ये वाला लागू होता तो आज बैंकों की स्थिति क्या हो जाती, अलग होती, लेकिन हमारे भारत की परिस्थितियों के अनुसार ये वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला। ठीक है, हम लोग इतने नैतिक नहीं है कि कोई बोले और हम उस चीज को क्या कर लें, मान लें। तो बैंक किस प्रकार हम उनसे क्या कर सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं कि वो इतनी आसानी से सिर्फ बातों से, आदेश से या धमकी से क्या हो जाएंगे, मान जाएंगे। ठीक है, इसलिए भारत में इसकी वजह किसको अपनाया गया है, इसको अपनाया गया है। ठीक, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर में ऐसा माना जाता है कि जो मात्रात्मक उपकरण है या जो मात्रात्मक उपाय है, ये एज कंपेयर टू गुणात्मक उपाय, मतलब मैं ये आपको बता रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में ये माना जाता है कि ये वाली जो उपकरण है या ये वाला जो उपाय है वो ज्यादा बेटर है, किससे, इससे। ठीक है, विश्व स्तर में इसको ज्यादा बेटर माना जाता है एज कंपेयर टू इसको। पर इंडिया की परिस्थिति के अनुसार कौन सा, ये वाला सिस्टम ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है,
इसको आप याद रखेंगे परीक्षा में, अगर एडीओ में आएगा तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मौद्रिक नीति। हाँ बोलो, हाँ बोलिए, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था भाई विजय। हाँ सर, ये मात्रात्मक उपकरण है सर। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, दो लाइन बता दो सर। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ मैं, आगे बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से बता दूंगा इसको, है ना। पहले अपन मौद्रिक नीति के संदर्भ में देख लेते हैं, ताकि आपको जो आप डाटा याद करेंगे, जो मैं आपको भी ग्रुप में डाला भी था थोड़े दिन पहले, उसको भी लिखवा देता हूँ, ताकि आप अपने हाथ से लिख लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखो मौद्रिक नीति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कि देश की क्या होती है, आर्थिक नीति होती है। ठीक है, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, दिख रहा है ना ये आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ठीक है, जिसके दम पे हम पैसा क्या करते हैं, आयात निर्यात, ये सब चीजें होती है ना, जैसे आप जीडीपी, जीएनपी, सब वो सब किसके अंतर्गत आता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। दूसरा क्या होता है, विदेश नीति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान जो भारत सरकार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी विदेश नीति को क्या कर रही है, संचालित कर रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और तीसरा और अंतिम जो होता है वो क्या होता है, मौद्रिक नीति। इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, देश के अंतर्गत जो मुद्रा प्रवाह होता है, मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे जो बाजार मार्केट होता है ना, मार्केट में जो पैसा जो होता है उसको कम या क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगर जैसे ये क्या है, बाजार। ठीक है, बाजार के अंतर्गत आपकी जेब भी आ जाती है ना, सामान्य नागरिकों की जेब, है ना। अगर मौद्रिक नीति के अंतर्गत किया क्या जाता है, ये जो बाजार में जो पैसा है अगर ज्यादा हो जाएगा, अगर मार्केट में पैसा अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या स्थिति होगी, और अगर पैसा क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो क्या स्थिति होती है। तो 2 चीजें होती है, एक होती है क्या, वस्तु या सेवा। ठीक, और दूसरी चीज क्या होती है, एक वस्तु या सेवा होती है, दूसरा होता है मुद्रा। इसको मैं सामान्य भाषा में बोलता हूं पैसा। ठीक है, अगर वस्तु या सेवा कम है, ठीक है, वस्तु या सेवा कम है, तो मुद्रा क्या होगी, अगर ज्यादा होगी, है ना। मैं आपको स्थिति, अगर वस्तु या सेवा कम है, मतलब जैसे कोई भी वस्तु, जैसे मान के चलो कि जो मोटरसाइकिल है या फिर फोन है, इसकी जो क्या नाम है, वस्तु या आपूर्ति जो है वो कम है ना, और अगर मांग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मांग अगर ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब बाजार में पैसा ज्यादा है। ठीक है, अगर ये कम है और मांग ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा है और वो इस चीज को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति बनती है, वस्तु या सेवा की अपेक्षा मुद्रा अगर ज्यादा हो जाए, इसको क्या बोल देते हैं, मुद्रा स्फीति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मुद्रा स्फीति। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए, मंदी की स्थिति आ जाए, मतलब वस्तु या सेवा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, अति ही ज्यादा, है ना, मतलब जैसा इतना ज्यादा वस्तु या सेवा का उत्पादन हो जाए कि मुद्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, या मार्केट में उसकी मांग कम हो जाए। तो आप बताओ, चीजें जबरदस्त तरीके से उत्पादित कर दी गई है लेकिन मार्केट में कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो उस स्थिति को क्या बोल देते हैं, मंदी। ये ज्यादा भयंकर होता है इससे। ठीक है, मुद्रास्फीति से ज्यादा भयंकर क्या स्थिति है, मंदी की। ये 2 चीज को बड़े आसानी से शब्दों में आप समझ लीजिए। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति का मतलब कि मार्केट में वस्तु या सेवा कम है लेकिन उसको खरीदने वाले लोग क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में मुद्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मंदी की स्थिति तब होती है जब वस्तु या सेवा मार्केट में बहुत ज्यादा है लेकिन उसको खरीदने वाले क्या हैं, कम है। कारण क्या है, मुद्रा क्या है, कम।
लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए उसको खरीद ही नहीं सकते। अब बताओ, तो वस्तु या वो सेवा है वो ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, तो उसका दोबारा उत्पादन होगा क्या? नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बेरोजगारी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला क्या है, अगर वस्तु या सेवा कम है तो उसका ज्यादा उत्पादन क्या हो सकता है? कोई भी फैक्ट्री है उस वस्तु को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहेगी, तो यहाँ पर रोजगार की स्थिति क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी, मतलब बेरोजगारी कम होगी, और यहाँ बेरोजगारी क्या होगी? ज्यादा होगी। एक और चीज बताता हूं, मुद्रास्फीति का सिंपल मीनिंग है महंगाई। महंगाई, अगर मार्केट में महंगाई है इसका मतलब आप समझ लो कि मुद्रास्फीति की स्थिति है। ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा इसलिए है क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया है। ठीक है, और पैसा ज्यादा हो गया है इसीलिए पैसे की वैल्यू खत्म हो गई है। पैसे की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कम हो गई। ठीक है, मान के चलो आपके पास 10,000 है लेकिन आपके पड़ोसी के पास 1 लाख है, तो आपके पास उस पैसे की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मार्केट में क्या है? भयंकर पैसा है। ठीक है, और भयंकर पैसा है उसका कारण क्या है कि मार्केट में वस्तु या सेवा क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। महंगा, इस वस्तु या सेवा की कीमत इतनी ज्यादा है ना, कि इसको लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं? खरीद नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं महंगाई। और मुद्रास्फीति का मतलब होता है मुद्रा का ज्यादा होना, मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होना या मुद्रा का ज्यादा होना। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो। ठीक है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां है ना, इसी के लिए ही क्या बनाई गई है? मौद्रिक नीति बनाई गई है। ठीक है, अब क्या होगा? आरबीआई क्या करेगी? देखेगी कि मार्केट में भारी पैसा है, पैसा ही पैसा है। अब लोगों के पैसे को कहाँ जमा करवाना है? बैंक में जमा करवाना है। तो इसी के लिए वो बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर और एसएलआर को क्या करती है? बढ़ा देती है। जैसे ही बढ़ाएगी ये सारा पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। ठीक है, जैसे ही कम करेगी बैंक का सारा पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक है बैंक, बैंक से लोग क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन बाजार कर लेते हैं। ठीक है, अगर बाजार में पैसा ज्यादा है इसका मतलब वहां पर मुद्रास्फीति है। ठीक है, और उस मुद्रास्फीति से अगर निपटना है तो गवर्नमेंट को इन 5 चीजों को क्या करना पड़ेगा? उसके रेट को बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही रेट बढ़ाएगी लोन की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी दर हो, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो को छोड़ दो, वो अलग चीज है ना। बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर और एसएलआर, इसको अगर बढ़ाया तो सीधी सीधी बात है लोन का जो क्या होना चाहिए, जो लोन की जो दर है, परसेंट है ना, वो क्या हो जाएगी? रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और बाजार में लोग लोन ले पाएंगे क्या? ज्यादा नहीं ले पाएंगे, तो ऑटोमेटिक बाजार का पैसा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज उल्टा हो जाए कि अगर मार्केट में पैसा है ही नहीं, मतलब मंदी की स्थिति हो कि लोगों के पास चीजें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर सरकार क्या करेगी? ये जो पूरे रेट्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, सीआरआर, एसएलआर, इन सब को क्या कर देगी? कम कर देगी। और जैसे ही कम करेगी लोन का रेट क्या हो जाएगा? दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और लोग ज्यादा से ज्यादा क्या उठाने लगेंगे? पैसा उठाने लगेंगे, और मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस सरकार इसीलिए ये क्या लाती है? मौद्रिक नीति लाती है। ठीक है, कि मार्केट में क्या करना? मुद्रा प्रवाह को कम करना या मुद्रा प्रवाह को ज्यादा करना। ठीक, इसमें किसी को कोई समझ में नहीं आया ऐसा तो नहीं है? समझ में आ गया? 2 ही चीज होती है, या तो मुद्रास्फीति होती है या मंदी होती है। ठीक है, इसको लिख लो। थोड़ा इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछो, तो फिर मैं एक बार और समझाऊंगा। ये तो फिर मैं सीधा रेट्स के ऊपर जाऊंगा कि कौन कौन से रेट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, बताइए एक बार और। चल, अब मैं आपको बेसिक चीज समझाऊंगा ना। देखो, मार्केट में अगर मुद्रा ज्यादा है ना, मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, और मुद्रास्फीति में यह स्थिति होती है कि महंगाई ज्यादा रहती है। ठीक है,
या महंगाई को पर्यायवाची माना जाता है मुद्रास्फीति में, ठीक है। और मुद्रास्फीति की स्थिति में ये होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है लेकिन पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि पैसा ज्यादा है, ठीक है, और वस्तु या सेवा कम हो जाते हैं, इसीलिए मार्केट में होड़ लगे रहती है उसको खरीदने की, ठीक है। इस स्थिति को बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि बैंक से जो बाजार वाले लोन लेते हैं, इस लोन में जो रेट है वो क्या हो जाता है, कम रहता है, ठीक है। मतलब कम रेट में बैंक से आसानी से क्या मिल जा रहा है, लोन मिल जा रहा है, इसीलिए लोगों के पास पैसा क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार क्या करती है, आरबीआई के द्वारा क्या करवाती है, बैंक रेट्स जो है, मतलब आरबीआई क्या करवाती है, बैंकों के ऊपर जो आपने पढ़ा था ना कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं उनको आरबीआई के नियमों का क्या करना पड़ता है, पालन। तो आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट है ना, बैंक रेट और सीआरआर और एसएलआर, इसकी जो क्या बोलना चाहिए, परसेंटेज दर है, रेट है, उसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी। अब देखो, अगर लोन लेने की जो रेट है ना, लोन लेने का जो रेट है वो अगर क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो लोग क्या बैंक से लोन उठाएंगे, क्या नहीं। अभी आसानी से उठा रहे हैं क्योंकि कम है, अब नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सरकार ने रेट्स क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब सीधी सीधी बात है, अगर ये रेट बढ़ गए, बैंक दर, रेपो दर, सीआरआर और एसएलआर के रेट अगर बढ़ गए, तो सीधी सीधी बात है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकों को लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसी के विपरीत उल्टी स्थिति आती है मंदी में। मंदी में क्या होता है कि बाजार में पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, और वस्तु या सेवा की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब सरकार को चिंता हो जाती है कि भाई इतना सारा फैक्ट्री वाले जो हैं इतनी सारी चीजें बना दिए हैं कि उस मंदी की स्थिति आ गई है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, ये जो बैंक का दर है ना, रेपो दर है, सीआरआर है, एसएलआर है, इसको क्या कर देगी, कम कर देगी। अब जैसे ही कम करेगी, लोन जो मिलता है बाजार वालों को या आम नागरिकों को, वो मिलना आसान हो जाएगा। अब लोगों को पता चलेगा कि भाई अगर मैं कार लोन लेता हूं तो पहले 8% में लेना पड़ रहा था, अब अगर कितना हो गया है 4%, तो आसानी से उठा सकता हूं। तो ये बैंक से क्या उठाने लगेंगे, पैसा, पर्सनल लोन उठाने लगेंगे, किससे, बैंक से। तो सीधी सीधी बात है, बैंकों में जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बैंक का पैसा अगर मार्केट में गया, लोगों के जेब में गया, तो सीधी सीधी बात है, बाजार में मुद्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मंदी के द्वारा निपटने के लिए इन रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और मुद्रास्फीति से मंदी से निपटने के लिए इन दर को कम कर दिया जाता है, और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए इन रेट्स को क्या कर दिया जाता है, ज्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको वो समझाता हूं तो आपको और चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब समझ में आया थोड़ा। अब अर्थव्यवस्था थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है ना। चलो पहले लिखना राजकोष, मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। चलिए लिखिए मौद्रिक नीति के बारे में। सर हाँ सर मुद्रास्फीति और मंदी का भी परिभाषा लिखा देंगे सर। मुद्रा, हाँ मैं लिखवा, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, उसको आखिरी में लिखाता हूँ, पहले इसको लिख लो, ठीक है। चलो सबसे पहले आप लिखना मौद्रिक नीति के बारे में। लिखना मौद्रिक नीति वह अवधारणा है, मौद्रिक नीति वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक
केंद्रीय बैंक का मतलब क्या होता है? आरबीआई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा साख पर नियंत्रण किया जाता है। साख पर नियंत्रण, साख का मतलब होता है क्रेडिट, है ना। साख पर नियंत्रण किया जाता है, साख पर नियंत्रण किया जाता है। लिख लो इसको, साख पर नियंत्रण। ठीक है, अब मैं और इसको और साख को और वो कम करूं, मतलब और इजी करना चाहूं तो बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता, इसको ये बोल सकते हैं। बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता ही को ही हम साख कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, पर नियंत्रण किया जाता है। अभी मैं आपको वही समझा रहा था कि किस प्रकार बैंक के द्वारा जो लोन दिए जाते हैं उसमें परसेंटेज कम हो जाएगा और किस प्रकार ज्यादा हो जाएगा। तो मार्केट से पैसे को आरबीआई सोख सकती है और क्या कर सकती है, मार्केट में पैसे को छोड़ सकती है। एक सोखना होता है और एक होता है छोड़ना होता है। ठीक है, चलो पूरी चीज समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ूं, इसको लिख लिए ना। चलो अगला लिखना, स्टार डाल के लिखना। लिखिए, लिखना, साख पर नियंत्रण का अर्थ है, साख पर नियंत्रण का अर्थ है, साख पर नियंत्रण का अर्थ है बाजार में मुद्रा के प्रवाह या मुद्रा साख पर नियंत्रण का अर्थ है बाजार में मुद्रा के प्रवाह या बैंकों के ऋण प्रदान करने, बैंकों के ऋण प्रदान करने, बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता पर नियंत्रण करने की क्षमता पर नियंत्रण कर। ठीक है, चलिए रेडियो बनने के बाद आपको बैंकिंग क्षेत्र का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए भाई, वैसे भी होना चाहिए अगर आप देखें तो। ठीक है, चलिए चलो अगला लिखना, अगर परीक्षा में आ जाए कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो 2016 से पहले तक आरबीआई का इसमें प्रभुत्व था, सिर्फ आरबीआई इसको क्या करती थी, निर्धारित। बट आज नहीं कहना चाहिए, 2016 से इसमें काफी क्या आ गया, परिवर्तन। ठीक है, लिखना, मौद्रिक नीति का निर्धारण, मौद्रिक नीति का निर्धारण करने में 2016 से पूर्व आरबीआई का प्रभुत्व था, आरबीआई का प्रभुत्व था। लेकिन, है ना, लेकिन दिसंबर नहीं, सितंबर है, सॉरी, लेकिन सितंबर 2016 के बाद से भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई एवं भारत सरकार के द्वारा गठित मौद्रिक नीति समिति
के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यही प्रश्न आएगा। ठीक है, अब वो चाहे एडीओ का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम है, कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। पुरानी पुस्तकें पढ़ोगे तो आप सिर्फ क्या पढ़ते रह जाओगे, आरबीआई आरबीआई। लेकिन सितंबर 2016 से आरबीआई प्लस कौन, मौद्रिक नीति समिति किसके द्वारा गठित होती है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो अब ये जो मौद्रिक नीति का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो लिखना आरबीआई प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति है ना की घोषणा करती है, मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। मौद्रिक नीति का सीधा सीधा बात है, वो जो बैंक रेट है, रेपो रेट है या सीआरआर है, एसएलआर है, इसकी जो रेट्स हैं इसको बढ़ा देना या कम कर देना, यही क्या है, मौद्रिक नीति है। ठीक है, आरबीआई प्रत्येक 2 माह में, इंपॉर्टेंट है ना, प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। अर्थात बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर एवं सीआरआर एसएलआर की दर को कम या ज्यादा या यथावत रखती है, ठीक है, यही क्या है, मौद्रिक नीति है। ठीक है भाई, चलिए मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मौद्रिक नीति है, उसके अंतर्गत किया क्या जाता है, कौन निर्धारित करता है और कैसे कैसे निर्धारित करता है। तो आरबीआई और कौन, ये समिति जो है प्रत्येक 2 माह में मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ लिखाना भूल गया, आरबीआई प्लस ऐसा लिख सकते हैं मौद्रिक नीति समिति, है ना, मोनिसा, है ना, मोनिस मतलब मौद्रिक नीति समिति, ये दोनों जो है प्रत्येक 2 महीने में मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। अब बताओ, अगर हम देखें तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 माह। ठीक है, मतलब एक वर्ष में आरबीआई 6 बार क्या करती है, मौद्रिक नीति की घोषणा करती है। ठीक है, एक वर्ष में 6 बार। पूछा तो कि आरबीआई और मौद्रिक नीति समिति एक वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की घोषणा करेगी, तो 6 बार, क्योंकि 2 माह में 1 बार, तो 12 माह में 6 बार हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो तो अभी जो घोषणा हुई है अगस्त में, उसको अपन लिख लेते हैं। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो लगभग नवंबर में फिर इसकी क्या होगी, घोषणा होगी। नवंबर में नहीं, सॉरी, अक्टूबर में घोषणा होगी, तो उसको एक बार और देख लेना। ठीक है, लेकिन सरकार जो है पिछले, इसको मिटा दूं भाई, सरकार पिछले जो 3 बार से जो, हाँ नहीं मिटा रहा हूं, इसलिए मैं नीचे की लाइन नहीं छोड़ दिया। चलिए, ये समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी लिख लेना भाई, अगस्त 2022, अगस्त 2022 के अनुसार मौद्रिक नीति ठीक है। चलो सबसे पहले आएगा कौन सा, बैंक दर कितनी है, 5.65%। कल इसको सब याद करके आएंगे। वैसे तो मैंने पहले कहा था
लेकिन चलो दूध भात है आप लोग का, आप कल इसको क्या करके आएंगे, याद करके आएंगे, है ना। बैंक रेट होता है, बैंक रेट के बाद होता है रेपो रेट, ठीक है। बैंक की दर के बाद होता है रेपो दर, ये है 5.40%, 5.65 बैंक रेट, 5.40% रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर है 3.35%, ठीक है। चलो इसको याद रखना। प्राय ऐसा होता है कि बैंक रेट से कम होता है रेपो रेट से कम होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट के बाद आता है, मतलब इनके बाद चौथा आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। कैश रिजर्व रेशियो जो है 4.5%, 4.5%, ठीक है, यह है 4.5%। और एसएलआर कितना है, एसएलआर, है ना, एसएलआर कितना है अभी भाई, टोटल 18%, चलिए 18%। आज भले आपको 8:30 बजे तक बैठना पड़ जाए, इसको मैं खत्म करके ही छोड़ूंगा आज, ठीक है। चलिए एक और दर्द है, उसको भी लिख लो, सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, MSF बोलते हैं इसको। ये कितना होता है 5.65%, ठीक है, 5.65%। ये क्या होता है अपन समझेंगे, इसको बस लिख ले रहा हूं, 5.65%। और एक और है स्थायी जमा सुविधा दर, ठीक है, स्थायी जमा सुविधा दर, स्थायी जमा सुविधा दर, ठीक है, यह है 5.15%, ठीक है। इसको लिख लो, जब यहां तक पहुंचेंगे तो मैं समझाऊंगा, आज आपको मैं एसएलआर तक खत्म करूंगा, एसएलआर तक समझा। हो गया क्या, लिख लिए सभी लोग? तो फिर अपन बैंक दर से चालू करेंगे, रख लिए, चलो। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो रेपो है, लेकिन उससे पहले अपन पढ़ते हैं बैंक दर, ठीक है, बैंक दर, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए बैंक दर, ठीक है। बैंक दर में लिखिए, बैंक दर में लिखना है, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, मतलब होता है आरबीआई, जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई प्रथम श्रेणी या अनुमोदित प्रतिभूतियों के आधार पर, प्रथम श्रेणी या अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर, प्रथम श्रेणी या अनुमोदित, यहीं से लिख रहा हूं ना, या अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत के आधार पर, की जमानत के आधार पर, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों जैसे एसबीआई, और भी लिख सकते हो ना आप, जो आपको लिखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये सब है ना,
व्यापारिक बैंकों जैसे SBI आदि को दीर्घकालीन लिखे ना, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है, चलो लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये आपको मेंस तक काम आएगा भाई, है ना। मेंस की परीक्षा देंगे तो आप मेंस में भी बिल्कुल हूबहू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी कितनी है बैंक रेट, अभी लिखे ना 5.65, 5.65। आज उसको याद कर लेना भी, है ना, जाने के बाद आज याद कर लेंगे सब लोग। चलो हो गया क्या, हो गया तो समझाऊंगा आपको। बस सर। चलो आपको इसमें एक चीज याद रखना है, देखो सामान्य जगह में आपको यही बस बताएगा कि बैंक दर वह दर है जिस पर जो है, जो आरबीआई है, जिस पर जो आरबीआई है, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है, वो किसको ऋण देगा, वो देगा एसबीआई, केनरा, इस टाइप के बैंक को, मतलब ये एक केंद्रीय बैंक होगा, है ना, और ये एक क्या रहेगा, वाणिज्यिक बैंक रहेगा या सार्वजनिक बैंक रहेगा, वाणिज्यिक बैंक रहना चाहिए मूल रूप से। आरबीआई जो है इनको क्या देगा, कैसा ऋण देगा भाई, दीर्घकालीन ऋण देगा, दीर्घकालीन ऋण देगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मतलब इन बैंकों को अगर ऋण चाहिए, और कैसा ऋण, अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक ऋण चाहिए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से ऋण लेना पड़ेगा। ठीक है, किस दर पर लेना पड़ेगा, वो बैंक दर। ठीक है, जैसे अभी क्या निर्धारित है, 5.65। ठीक है, इसका मतलब यह है जो वाणिज्यिक बैंक है 5.65% दर के आधार पर आरबीआई से क्या प्राप्त करेंगे, ऋण प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको प्रथम श्रेणी या जो अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं उसको जमानत के तौर पर कहां रखना पड़ेगा, कहां पर रखना पड़ेगा भाई, आरबीआई के पास। हर बैंक के पास कुछ ऐसी क्या होती है, पेपर मुद्रा होती है जो सरकार के द्वारा क्या होती है, अनुमोदित। अगर वो सरकार के द्वारा अनुमोदित नहीं है तो आरबीआई उसको अपने पास नहीं रखेगा। अगर वो अनुमोदित है और प्रथम श्रेणी की है, मतलब उसको आज तक कभी खरीदा बेचा नहीं गया है, अगर ऐसा कोई पेपर मुद्रा है उसको क्या किया जाएगा, बॉन्ड है, उसको कहां किया जाएगा, आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है। ये आपको कहीं कहीं नहीं मिलता है अधिकतर बुक्स में, लेकिन ये जरूरी है। ठीक है, इसको वहां पर रखना ही पड़ेगा, किस आधार पर, जमानत। ठीक है, अब समझो, इसके बाद आते हैं कौन, हम सभी लोग। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन, हम सब जैसी आम जनता। ठीक है, अब ये आम जनता, हम लोग आरबीआई से ऋण लेते हैं क्या, नहीं, हम किससे ऋण लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक से। ठीक है, और कौन सी दर में, तो एक विशेष क्या रहती है, दर रहती है कि आपको इस दर पर होम लोन मिलेगा, इस दर पर कार लोन मिलेगा, इस दर पर क्या बोलना चाहिए आपको, जैसे और बहुत सारे, जैसे कि पर्सनल लोन होता है वो लोन मिलेगा। आजकल तो कई प्रकार के क्या आ गए हैं, लोन आ गए हैं, तो वो सारे लोन एक विशिष्ट दर पर दिए जाएंगे, और ये दर किस पर निर्भर रहेगी, इस पर। ठीक है, अब समझो, अगर मार्केट में क्या हो जाए, ये है बाजार। ठीक है, ये क्या है, बाजार, और यही बाजार क्या है, जहां अगर मतलब 3 पॉइंट्स है, एक है केंद्र, जिसके पास पैसा है वो किसको देगा, इसको, और इसके माध्यम से पैसा कहां जाएगा, मार्केट में जाएगा। और मार्केट में अगर मुद्रा क्या है, ज्यादा है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ चुकी है। मार्केट में अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है, इसी को बोलते हैं क्या, मुद्रास्फीति। ठीक है, अब समझो, अब इसका कारण क्या है, क्योंकि आरबीआई ने ये जो बैंक रेट रखा हुआ है, इसके आधार पर ये वाले जो बैंक है आसानी से ज्यादा क्या लेते जा रहे हैं, इससे ऋण, और इससे ऋण ले लेके वो आसानी से क्या देते जा रहे हैं, इधर ऋण प्रदान करते जा रहे हैं। अब समझो, अब आरबीआई के पास कंप्लेन जाएगी कि भाई देश में जबरदस्त तरीके की क्या बैठी हुई है, मुद्रास्फीति, या जबरदस्त तरीके की क्या फैली हुई है, मुद्रास्फीति। अब आरबीआई क्या करेगा, मौद्रिक नीति लाएगा, क्योंकि वो उसकी पिछली नीति के अंतर्गत ऐसी स्थिति बन रही है कम रेट्स की वजह से, है ना। तो अब है आरबीआई करेगा 5.65 को 6.65 कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये बैंक जब आरबीआई से लोन लेंगे तो इनको ज्यादा पैसे में मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा दर में मिल रहा है। ठीक है, तो ये लोग भी अपनी रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जो आम जनता है उसको भी क्या है, बढ़े हुए ऋण में क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। तो बताओ, अब आम जनता इस बढ़े हुए दर से लोन लेगी क्या, नहीं लेगी। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो पैसा है अब उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लोग लोन लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि रेट्स क्या हो चुके हैं, बढ़ गए। उसका कारण है कि इधर भाई साहब आरबीआई ने क्या कर दिया, रेट बढ़ा दिया। सारे जो जैसे रेपो पढ़ोगे, रेपो की भी स्थिति वही है। ठीक है, सीआर और एसएलआर थोड़ा अलग चीज है, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये आपको समझ में आया क्या होता क्या है बैंक रेट, मतलब बैंक दर। तो फिर मैं आपको रेपो रेट में लेके जा रहा हूं, समझते जाओ, फिर कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछना। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसे लिखे रहने देता हूं, है ना, क्योंकि मेरे को और काम आएगा ये। अभी अगला हेडिंग डालना रेपो दर, रेपो दर हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिखिएगा रेपो रेट में, रेपो रेट में लिखिए रेपो दर क्या होती है। चलिए, रेपो दर में लिखना, रेपो दर वह दर है, रेपो दर वह दर है मैं लिख रहा हूं ना, रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, इसको अपन क्या बोलेंगे, आरबीआई, है ना, वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, इसके बाद जो लिखने वाले हो आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियों की पुनः क्रय की शर्त पर, प्रतिभूतियों की पुनः क्रय की शर्त पर, पुनः क्रय की शर्त पर, पुनः क्रय की शर्त पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, है ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मतलब होता है एसबीआई जैसे बैंक, है ना, एसबीआई को प्रतिभूतियों की पुनः क्रय की शर्त पर अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। ठीक है, देख लीजिए इसको, इसमें दीर्घकालिक ऋण था, इसमें अल्पकालिक ऋण रहेगा। ठीक है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
चलिए चलिए, अब ये अल्पकालिक ऋण मतलब क्या होता है? अल्पकालिक ऋण है ना, जैसे 72 घंटा या 3 दिन आदि के लिए क्या है, ऋण ले रहा हूं। और इस रेट की शुरुआत हुई है 1996 से, ठीक है, 1996 से आरबीआई ने ऐसा एक क्या निकाला है, रेपो रेट निकाला है। रेपो रेट के आधार पर एकदम अल्पकालिक समय के लिए क्या किया जाता है, आरबीआई क्या करता है, ऋण देता है। ठीक है, चलो अब समझो क्या है। अब बताओ अभी कितना है, कितना है भाई रेपो रेट? 5.40%। 5.40%। ठीक है, चलो अब देखो समझो। अब क्या है, वही सेम चीज है। अगर रेपो रेट, ठीक है, जरा समझिएगा, जो रेपो रेट है, इस रेपो रेट को अगर क्या किया है आरबीआई ने 5.40% रखा हुआ है। और जैसे एसबीआई है, इसको अचानक से क्या है, पैसे की आवश्यकता है ना, भले थोड़े दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये पैसा लेगा किससे, 200 करोड़ रुपए आरबीआई से, और बोलेगा 3 दिन में लौटा दूंगा, मेरे को क्या दे दो, ये पैसा दे दो। ठीक है, तो आप देखना इसका जो रेट है, जो ये जो रेपो रेट है, ये हमेशा प्राय इससे क्या होता है, मतलब बैंक दर से रेपो रेट प्राय कम होती है, क्योंकि ये कितने समय के लिए दी जाती है, बहुत कम समय के लिए, है ना, मिनिमम 72 या 3 दिन, मैक्सिमम जो है लगभग 1 हफ्ता, ज्यादा 14 दिन, इतने दिन के लिए दिया जाता है, और फिर तुरंत क्या कर देते हैं पैसा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, बहुत कम दिनों के लिए लिया जाता है। इसीलिए जो बैंक ऋण लेगी, मतलब जैसे ये एसबीआई अगर आरबीआई से ऋण ले रही है, तो इसको उतने ही ऋण का क्या देना पड़ेगा, प्रतिभूति को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 200 करोड़ रुपए ले रही है तो उतनी प्रतिभूति कहाँ रखेगी, आरबीआई के पास रखेगी, और शर्त रहेगा, शर्त है ना, कि आपको इसको खरीदना ही पड़ेगा इतने दिन में। अगर नहीं खरीदे तो आरबीआई इसके रेट को क्या कर सकती है, अप डाउन अप कर सकती है। ठीक है, तो इस आधार पर, मतलब शर्त के आधार पर ही ये क्या मिलता है, रेपो रेट के आधार पर जो अनुसूचित वाणिज्य बैंक है उसको आरबीआई क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। अब जरा समझिए, इसमें भी वही स्थिति है कि मान के चलो एसबीआई को लगता है कि मेरे पास लोन लेने वाले ज्यादा हो गए हैं, तो वो तुरंत क्या करेगा, 1 आध हफ्ते के लिए आरबीआई से पैसा उठाएगा। ठीक है, और उस पैसे को कहाँ भेज देगा, आम जनता के पास। अरे लोन के रूप में आम जनता ने इससे ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मुद्रा बढ़ गई, कहाँ, मार्केट में जबरदस्त तरीके से एसबीआई क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। क्यों, क्योंकि आरबीआई और मौद्रिक समिति ने उसकी रेट को क्या निर्धारित करके रखा है, कम करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मुद्रा इधर बढ़ते जा रहा है, जबरदस्त तरीके से लोन लिया जा रहा है। ठीक है, अब जो है इनको कदम उठाना पड़ेगा। ये क्या कदम उठाएंगे, 5.4 को क्या कर देंगे, 6.40। ठीक है, अब इनको मतलब वाणिज्यिक बैंक ज्यादा दर में क्या उठा रहे हैं पैसा, तो फिर ये आम जनता को जो ऋण देंगे उसकी भी रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब है अब आम जनता को ज्यादा रेट में क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। तो अधिकतर जनता अभी लोन लेना नहीं चाहेगी। इसका मतलब अब बाजार में मुद्रा का क्या होना चालू हो जाएगा, मुद्रा का शोषण चालू हो जाएगा, मतलब मुद्रा सूखते जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये 2 चीजें समझ गए हो तो मैं आपको 2 और चीजें बताऊंगा, जो एक और हथियार है किसके पास, आरबीआई के पास, जिसके आधार पर क्या किया जाता है, मुद्रा को सोख लिया जाता है, मतलब मुद्रा को बैंकों में जमा करवाया जाता है। ठीक है, वो कैसे, तो अभी हम समझते हैं। ये समझ में आ गया ना। ठीक है, जो मैं आपको जो टेक्निकल टर्म्स थे उसको मैं बताते चल रहा हूँ भाई, है ना, और इसमें कुछ है तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे उसको, आज ही पढ़ लेते हैं, मैं तो कल, चलो कल पढ़ लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि ओवर हो गया है। ठीक है, चलो कल मैं आके सीआरआर एसएलआर समझाऊंगा, उसके तुरंत बाद फिर मैं आपको बाजार चालू कर दूंगा। ठीक है, मार्केट क्या होता है वगैरह। ठीक है, चलिए। बस
हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे आरबीआई से 5.40 में अपना वो कोई भी बैंक लिया है टैक्स, मतलब हाँ कर जो भी है ऋण हाँ लिया है, तो हाँ, सर मतलब जब तक ऋण वापसी नहीं करेगा कोई भी बैंक तब तक तो रेट वही रहेगा ना, कि रेट बढ़ा देगा उसके बाद बढ़े हुए रेट में वो वापसी लेगा पैसा? बढ़ा सकता है ना, रेट बढ़ा सकता है। क्या है, क्योंकि देखो रेपो रेट में क्या है, विशेष दिन के लिए ही लिया जाता है ना, उसमें एकदम ज्यादा दीर्घकालिक के लिए ऋण नहीं लिया जाता। ठीक है, तो अगर उसने जैसे मान के चलो अभी जो अगस्त में मौद्रिक नीति घोषित है ना, उस रेट के हिसाब से उसने क्या किया है, लोन लिया है। ठीक है, और 2 महीने बाद फिर दूसरी नई नीति लाती है और उस रेट को अगर कम या ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसी उसमें उसको वापस करना होता है, क्योंकि ये बहुत मिनिमम डेज, 1 दिन 2 दिन है के हिसाब से लिया जाता है। 1 दिन 2 दिन ही सॉरी है ना, 3 दिन मिनिमम, 3 दिन या 3 दिन से ऊपर होना चाहिए अगर आपको रेपो रेट के हिसाब से ऋण लेना है तो। ठीक है, 72 घंटे या 3 दिन से ऊपर। और एक दिन के हिसाब से लेना है तो उसके लिए भी उन लोगों ने क्या निकाल के रखा हुआ है, तुक निकाल के रखा हुआ है, उसको ही मैं कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कल हम मतलब आप जो पूछ रहे हो प्रश्न, उसका उत्तर ये है कि जिस रेट में उन्होंने लिया है उसी रेट में उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके ठीक ठीक, चलिए आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद। हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी सर, बोलिए। जैसे कि आप मुद्रा बोल रहे हो तो उसको मुद्रा लोन के अंतर्गत मतलब डिस्बर्स करेंगे क्या? नहीं नहीं, आप मुद्रा मतलब पैसा ही हो जाता है। ठीक है, नहीं, पैसा अब वो हो जाता पैसा है जो सर, है, जैसे आम जनता में मुद्रा लोन के मतलब कैटेगरी में उसको डिस्बर्स करेंगे क्या, बोल रही हूँ, जैसे कोई लेना चाहे तो। मुद्रा नहीं नहीं नहीं, जरूरी मुद्रा लोन ही नहीं, वो हर प्रकार का लोन आ जाएगा उसके अंतर्गत। अगर मार्केट में पैसा अगर लोगों को लोन के रूप में चाहिए तो हर प्रकार का हाँ पैसा आ जाएगा। मुद्रा ही लोन नहीं है उसके लिए, कोई भी लोन ले सकते हैं, है ना। जैसे होम लोन लेता है, कार लोन लेता है, और भी कई हाँ। प्रकार के लोन है, अगर वो लेता है तो वो सारे लोन जो है वो लोन ही कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि मुद्रा के अंतर्गत ही ले। ठीक है, हम्म। ठीक ठीक है मैडम, ठीक ठीक है, धन्यवाद। ठीक।